फिर इसके बाद प्रश्न आता है छठवां। तो छठवां प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई तो आप जानते हो कि जब फसलों में पानी डालते हैं, खेत में जो पानी डालते हैं वही सिंचाई है। और बताना है आपको हमें कि ये जैसे जल है, जल का यूज करते हैं सिंचाई में, तो हम किन तरीक़ों का इस्तेमाल करें कि पानी कम लगे, या पानी की कम यूज हो, या फिर पानी के इस्तेमाल, या फिर पानी कम हम उपयोग करें लेकिन सभी पौधों तक पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाए। तो कोई ना कोई तो विधि होगी या फिर कोई ना कोई मशीन होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से तो सिंचाई क्या है? उचित समय एवं विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। तो सिंचाई क्या कहलाता है? उचित समय और विभिन्न अंतराल। उचित समय मतलब कि जब उसको ज़रूरत हो, ये नहीं कि खेत में पानी भरा है और आप पानी दिए जा रहे हो या फिर कोई पानी दिए जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक निश्चित समय होता है। और विभिन्न अंतराल में ये नहीं कि हर दिन पानी देता, ऐसा नहीं होता। एक हफ्ते में एक बार, या फिर अगर धान है तो थोड़ा पानी उसमें रहा है तो अच्छा है, ठीक है ना। तो उचित समय और विभिन्न अंतराल में खेत में जो पानी हम देते हैं वही क्या कहलाएगा? सिंचाई कहलाएगा। अब जल संरक्षित मतलब को संरक्षण मतलब कि बचाना। तो जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां नीचे दी गई हैं। तो पहला है छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र, ठीक ना। अब छिड़काव तंत्र। तो इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है वहाँ किया जाता है। इस विधि में पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जब पंप द्वारा जल को मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर पौधों पर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। तो ये छिड़काव तंत्र तो आपने देखा होगा, और अगर नहीं हो देखा है तो अभी दिखाते हैं। इस चित्र में भी देखा है ना। तो यही है छिड़काव तंत्र। तो क्या होती है? मशीन लगी रहती है, फिर समरसील लगी रहती है, पाइप्स के द्वारा यहाँ से पानी जाता है, और फिर हर एक पाइप में ऐसे लाइन मतलब एक और पाइप जुड़ी होती है ना। फिर इन्हीं के साथ में जोड़ करके नोजल वाला पाइप लगा दिया जाता है, मतलब कि जिससे पानी इस तरफ फव्वारे होकर बन के निकलते हैं। देखा होगा ना आपने खेतों में, बहुत सारे खेतों में देखा होगा, पानी छिड़क के ऊपर तक जाता है, इधर जो गोल गोल फिरा करता है, पानी इधर उधर जाएगा, छिड़क के जाएगा, है ना, ऐसे। तो वही है छिड़काव। तो छिड़काव तंत्र समझ में आएगा। अब ड्रिप तंत्र। ड्रिप मतलब होता है बूंद। तो बूंद बूंद करके पानी जाएगा। तो देखो क्या होता है, इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है। इस विधि का उपयोग करने से जल व्यर्थ नहीं जाता। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम विधि है। यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त है। तो देखो ड्रिप तंत्र क्या है? ड्रिप तंत्र एक एक बूंद बूंद करके गिरेगा। जैसे इधर पास ये पाइप लगा है, ठीक ना, तो इधर ये पानी आ रहा है और इधर पे पाइप बिछा है पाइप, ये पाइप बिछा है। एक ठो और आगे जा कर के इस तरह पाइप बिछा है क्यारियों में, आगे जाके क्यारियों में पाइप बिछा है। फिर जहाँ जहाँ पौधा है वहाँ पास थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहता है बूंद बूंद करके। जैसे यहाँ पास पौधा है तो यहाँ भी एक बूंद बूंद करके पानी गिरेगा, बूंद बूंद करके पानी गिरेगा। तो यहाँ पूछ जाएगा पानी, ये पौधे तक पानी पूछ जाएगा। तो सोचो हम पूरे खेत में पानी न डाल करके हम एक एक बूंद करके कहाँ डाल रहे हैं? सीधे पौधों की जड़ों में।
क्योंकि पौधों की जड़ों में तो मेन जाना चाहिए पानी। तो इससे क्या होगा, पानी हर पौधों पर पर्याप्त मात्रा में पहुँच जाएगा, और पानी अगर कम भी है, जल अगर कम भी है तो वह भी सभी पौधों तक पहुँच जाएगा, है ना। ये भी बहुत अच्छी विधि है। तो छिड़काव तंत्र वाला कहाँ यूज करते हैं, जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है तो हर जगह पानी पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, छिड़काव वाले तंत्र को उपयोग करते हैं। तो छिड़क छिड़क के पूरे हर पानी सभी पौधों तक पहुँच जाता है। अब आते हैं अगला। तो अगला कोई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में बोया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। अब ये बोला गया है, यदि गेहूं को खरीफ मतलब कि जब धान लगाया जाता है तब की बात बोल रहा है। यदि गेहूं को मतलब बरसात के सीजन में लगाया जाए तो क्या होगा। तो आप जानते हैं कि गेहूं अगर बरसात के सीजन में लगाएंगे तो सड़ जाएगी। गेहूं को पानी की थोड़ी आवश्यकता ज़्यादा होती है, धान को आवश्यकता होती है ज़्यादातर। तो इसे यही बोला गया है प्रश्न में, पहले प्रश्न समझा जाता है कि गेहूं को खरीफ ऋतु में लगाया जाए तो क्या होगा। तो देखो क्या होगा। तो गेहूं सबसे पहले क्या लिखना है, गेहूं रबी की फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो गेहूं के पौधे को अधिक मात्रा में पानी मिलने के कारण या फिर पानी मिलने के वजह से यह सड़कर नष्ट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ज़्यादा पानी मिलेगा तो सड़ जाएगी। तो अब जब सड़ जाएगी तो क्योंकि गेहूं के फसल को कम पानी एवं अधिक धूप की आवश्यकता होती है। तो आप जान गए ना। अब इधर पास लिख सकते हैं कि अतः हम गेहूं को खरीफ के ऋतु में नहीं लगाएंगे। तो यह भी आंसर ठीक ही है कि हाँ, गेहूं रबी की फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है, यानी कि हल्का ठंडी जब आती है अक्टूबर नवंबर। यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में यानी कि बरसात की ऋतु में लगाया जाए, जैसे धान लगाया जाता है, तो पौधे को बहुत अधिक मात्रा में पानी मिलेगा। आप जानते हो बहुत पानी मिलेगा बरसात के सीजन में, और जब पानी मिलेगा तो बेचारा सड़ जाएगा। अब जब सड़ जाता है तो इसीलिए गेहूं की फसल को मतलब कि चूँकि गेहूं की फसल को कम पानी की आवश्यकता एवं अधिक धूप की आवश्यकता होती है। गेहूं को कम पानी चाहिए, और गर्मी के समय में धूप रहता है ना, तो वो वाला धूप चाहिए। लेकिन जब वो खरीफ की ऋतु में बोएगा तो कहाँ धूप मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप समझ गए, ये भी आंसर समझ गए होंगे। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चाहे इसमें से देखकर हम उसको प्रश्न बताऊँ, चाहे किताब से, दोनों एक ही प्रश्न है। तो खेत में लगातार फसल उगाने से क्या प्रभाव पड़ता है, क्वेश्चन बोला गया है। फिर इसको अच्छे समझेंगे। ये खेत है, देखो क्या बोल, खेत में लगातार फसल लगाने से क्या होगा। तो ये खेत है जैसे, तो लगातार हम इस फसल लगाते जा रहे हैं, हर साल लगाते, हर समय लगा रहे हैं लगातार, कभी छोड़ ही नहीं रहे इस खेत को, है ना। फसल लगाते, अब देखो पढ़ते हैं फिर इसको और अच्छे समझते हैं। तो खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खेतों को खाद तथा उर्वरक डालते हैं। खेतों में क्या डालते हैं, खाद एवं उर्वरक। इससे किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं। खेत में अपर्याप्त खाद होने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो देखें, इसे समझने का प्रयास करें। चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं थोड़ा, जैसे कि मान चलो इधर विभिन्न प्रकार के भोजन है, विभिन्न प्रकार के भोजन है। मान के चलो यहाँ पास रोटी है, इधर पास सब्जी है, इधर पास चावल है ना, इधर पास दाल है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब बहुत सारे व्यक्ति आए भंडारा में या फिर शादी वगैरह थी, तो यहाँ गए खाना खाने लोग। तो जब इधर आएंगे तो हर एक चीज़ को खाएंगे कि नहीं, चलो खा रहे हैं। तो जब इधर से, अब इधर पास पर्याप्त चीज़ है, अभी मतलब इतना ही खाना है, अब ये लोग खाते जा रहे हैं, ठीक ना। ये लोग हर कोई
रोटी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, मतलब सभी चीज़ें लेंगे धीरे धीरे। कोई ये वाला ज़्यादा लेगा, कोई ये वाला ज़्यादा लेगा, ठीक। तो इस तरह लेते जा रहे हैं। अब सोचो 100 लोग और आ गए, 100 लोग, अब यहाँ खाना कमते जा रहा है। खाना क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। जब खाते जाएंगे तो कम होता जाएगा। केवल इतना ही खाना है, ये नहीं कि अब कोई दूसरा बनाएगा, इस तरह वाला नहीं, इतना ही खाना है, ठीक। अब 100 लोग आए तो जिसमें से 50 लोग पहले खाना खाने के लिए गए, और 100 लोग ऐसे थोड़ा बहुत टहल रहे थे, मतलब 50 लोग ऐसे टहल रहे थे, 50 लोग खाना खाने लगे। तो अब धीरे धीरे खाना ख़त्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे खाना ख़त्म हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा चुनु मुनु बचेगा, थोड़ी बहुत 5 रोटी 10 रोटी ऐसे, थोड़ी बहुत सब्जी, थोड़ी बहुत चावल। अब ये लोग ऐसे ही आएंगे खाने, तो ये इनको थोड़ी बहुत मिलेगा। अब जब मान के चलो 50 लोग और आए भोजन करने, उनको भी भूख लगी है, वो भी बराती हैं, तो अब लोग इनको खाने नहीं मिल रहा। तो अगर लगातार इसी तरह पौधे का है, तो जैसे खेत में फसल लगाई, ठीक। तो आप जानते हो मिट्टी के नीचे पोषक तत्व होते हैं, है ना। तो अब एक बार फसल लगाए तो ये पोषक तत्व पौधे ने ले लिया, फिर एक बार और लगाए फसल, जैसे इधर पास धान लगाए, अब गेहूँ लगा दिए, क्या लगा दिए, गेहूँ, चलो गेहूँ लगा दिए, फिर पोषक तत्व खींच लिया मिट्टी से, फिर अगली बार कुछ और लगा दिए, मान के फिर से चवले लगा दिए, फिर 1 साल बाद और गेहूँ लगा दिए। इसी तरह लगातार अगर करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो धीरे धीरे पोषक तत्व की कमी होगी कि ना होगी, तो कमी हो जाएगी। हाँ, वो अलग बात है कि अगर चना या फिर दलहनी फसलों को लगाया जाएगा तो कुछ मात्रा में नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व इधर आ जाएंगे, लेकिन अन्य पोषक तत्व की कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो हम लोगों को बाहर से खाद छिड़कना पड़ेगा, है ना। अब बहुत अगर ज़्यादा मात्रा में खाद छिड़क रहे हैं तो धीरे धीरे पौधे कमज़ोर होने लगेंगे। तो यही इधर पास लिखा गया है, आप समझ में आ गया है। अब आगे पढ़ते हैं। तो खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो खरपतवार मतलब चारा, खरपतवार मतलब अवांछनीय पौधे, खरपतवार मतलब ऐसे पौधे जिनको हमें आवश्यकता नहीं है, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो खेत में फसल के साथ कुछ अवांछित पौधे उग आते हैं, इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। अवांछित पौधे मतलब कि जिन्हें हमें नहीं चाहिए। मान के चलो हमने धान बोया या फिर रोपा लगाया, तो हमें चाहिए धान, लेकिन उसके साथ में बहुत सारे चारा वारा उगाते हैं ना, तो वो क्या है, खरपतवार है। अब इनका नियंत्रण मतलब खरपतवार को हम कैसे रोक सकते हैं बढ़ने से, इन पर कैसे काबू पाया जाए। तो देखो, इनको हटाना मतलब कि खरपतवार को हटाना अति आवश्यक होता है, अन्यथा ये फसल की वृद्धि में बाधा डालते हैं। ये पशुओं एवं मनुष्यों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। इनका नियंत्रण निम्न प्रकार से किया जा सकता है ना। ये जो चारा वगैरह होते हैं ना, वो हानिकारक भी हो सकते हैं, जैसे धान वान मिल गया, गेहूँ मिल गया, है ना, इनके बीज उज तो नुकसान फैला सकते हैं। अब इसको चारा वारा को जो नियंत्रण करना है कैसे देखते हैं। तो पहला क्या है, फसल उगाने से पहले खेत जोत कर इन्हें नष्ट किया जा सकता है। खेत जोतने पर ये सूख कर नष्ट हो जाते हैं, है ना। जब हम फसल लगाते हैं तो जुताई करते हैं ना, तो हमें पहले ही जुताई कर देनी है। जब छोटे छोटे चारा हों, यानी कि उसमें फूल ना लगे हों, तभी उपयोग कर लें, तो जुताई कर देते हैं। तो इससे नियंत्रण पाया जा सकता है। फिर हाँ, दूसरा क्या कहता है, खेतों में खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि जो दवाई है चारा मारने वाली, चारा को ख़त्म करने वाली, उनको हम उपयोग कर सकते हैं। और क्या है, पुष्पन एवं बीज बनने से पहले इन्हें हाथों से या फिर हाथ से या फिर खुरपी से या फिर हैरों की सहायता से हटाया जा सकता है। तो आपने देखा होगा ना, बहुत से किसान खेतों में घुस करके और चारा को उखाड़ते रहते हैं हाथ से, है ना, फिर उसको साइड करके फेंक देते हैं। तो चारा से नियंत्रण से पा सकता है। तो इसको पढ़ लेना, ठीक, और लिख भी लेना। अब अगला है, अगला हम किताबें से देखेंगे तो अच्छा लगेगा।
तो निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। मतलब अभी इन्हें सही क्रम में लगाना है, लेकिन किसके आधार पर? गन्ने के आधार पर। जैसे गन्ना लगाया जाता है तो गन्ना लगाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? क्या सबसे पहले फसल को चीनी मिल में ले जाना पड़ेगा? अभी कहाँ, अभी तो गन्ना को लगाया नहीं हमने, तो ये तो पहले ना होगा। तो इस तरह से हमें करना है कि सबसे पहले क्या करेंगे। तो आप लोग सबसे ज़्यादा जानते हो कि मिट्टी तैयार करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी के तैयार में क्या होता है? खेत की जुताई करनी पड़ती है। दूसरे नंबर में ये आ जाएगा। फिर हालांकि हम सिंचाई भी कर सकते हैं या फिर खाद भी डाल सकते हैं। चलो खाद ही डाल देते हैं। फिर खाद डालेंगे, सिंचाई भी होगी, उसके बाद फिर सिंचाई के बाद बुआई होगी। ये हम बुआई कर दिए, पानी तो मतलब समय समय पर पड़ता ही रहेगा, है ना। 5वें नंबर पर फिर बुआई कर देंगे। फिर जब गन्ना बड़ा हो जाएगा तो उसकी कटाई की जाएगी। 6वें नंबर पर कटाई हो गई। और 7वें नंबर पर जब कटाई हो जाएगी गन्नों की तो कहाँ ले जाएंगे? फसल को चीनी मिल भेजना, मतलब चीनी मिल में भेज देंगे, है ना, जहाँ गन्ने का कारखाना होता है जिससे चीनी बनाई जा सके या फिर गुड़ बनाया जा सके। क्योंकि आप जानते हो चीनी कहाँ से बनता है? शक्कर और चीनी और शक्कर कहाँ से बनता है? गन्ने से ही बनता है। तो इनका उत्तर किस प्रकार से लिख लेंगे? तो इनका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे। हाँ, आप बॉक्स बना सकते हो इस तरह, है ना। फिर मिट्टी तैयार करना, फिर खेत में जुताई करना, बुआई करना। अच्छा, सिंचाई करना नहीं लिखा क्या? अच्छा, सिंचाई बाद में भी आ सकती है, ऐसी बात नहीं है। सिंचाई की ज़रूरत तो बाद में भी रहती है। तो बुआई, फिर खाद देना। तो देखो अब 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए ऊपर से नीचे की ओर। तो मेरे में तो ये भरा हुआ है, इसको मेरे पास मिटना भी नहीं है अभी, नहीं तो मिटा के बताते। चलो पेन से बाद में बताते हैं, ठीक ना, कैसे भरा जाता है। तो क्या लिखा है? ऊपर से नीचे की ओर। हमें इस तरह ऊपर से नीचे की ओर देखना है, नंबर 1 वाला, यानी कि ये ऊपर से नीचे है ना, ऊपर से नीचे। हाँ, तो सिंचाई का दिखाई दे रहा है, सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो अब सिंचाई के पारंपरिक तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन इधर लिखा है र, दिखाई दे रहा है र। तो र से कौन वाला आता है? राहेट। राहेट भी एक सिंचाई का पारंपरिक तरीका है। तो र है, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, र इधर पास ना चलेगा ना, क्योंकि पेंसिल चल गई एक बार। र है ट, रहेट, है ना, एक ठो रहेट। अब है दूसरा नंबर, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना। तो बड़े पैमाने पर पशुओं को पालना क्या कहलाता है? पशुपालन। लेकिन दूसरे नंबर देखते हैं, ऊपर से नीचे देखना है। दूसरा नंबर कहाँ लिखा है? ये लिखा है पशुपालन। हाँ, पूरा आ जाता है फिर दूसरे नंबर सु पा ल पशुपालन। फिर ऊपर से नीचे देखते भी, फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता। तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल। किसकी फसल बोई जाती है? खरीफ की फसल। तो नीचे लिखना पड़ेगा। तीसरा नंबर कहाँ है? ये तीसरा नंबर है, ये खरीफ। फिर था तो पहले से बना है खरीफ। अब 6वां नंबर में क्या बोला? फसल पक जाने के बाद काटना क्या कहलाता है? तो 6 नंबर देखो कहाँ लिखा है, ये 6 नंबर लिखा है ई। क्या कहलाता है? कटाई। फसल को काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। अब बाईं से दाईं ओर, यानी कि इस तरह, ये यहाँ से यहाँ, बाईं से दाईं ओर। तो शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें। तो नंबर 1 देखना है, र लिखा है,
रवि। तो शीत ऋतु में इधर का रवि र मान लो, अच्छा ये वाला रा मान लो, ठीक है ना। तो रवि, शीत ऋतु में फसल जो उगाई जाती है कौन सी फसल कहलाती है? वो रवि की फसल। अच्छा छोटा रवि, बड़ी वी होती है, सॉरी ये बड़ी वी। सॉरी गलत हो गया, इधर पास लिखना था, ठीक है ना, बड़ी वी बना दो। फिर रासायनिक पदार्थों, सॉरी रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उर्वरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्वरक, उर्वरक बोलते हैं। कहाँ उर्वरक? ये उर्वरक, तो यहाँ पास उर्वरक लिख लीजिएगा। फिर क्या है? खरपतवार हटाने की प्रक्रिया निराई कहलाती है। 7वें नंबर क्या करोगे? निराई। तो 7वां नंबर कहाँ? ये है निराई, निराई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी इसके आगे और है अच्छे अच्छे प्रश्न, तो अभी भागिएगा नहीं, थोड़ा सा अभी ये एक पेच ये है, एक पेच ये है और एक पेच ये है, तो अभी डरिएगा नहीं, अभी है अपने पास, जिसको हम बोलेंगे अतिरिक्त प्रश्न। थोड़ा सा छोटा कर लें, ठीक है ना, इतना सही है। क्वेश्चन नंबर 1, हरे पौधे समझ रहे हो ना, अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो देख, तो हरे पौधे, तो उत्तर है हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु और मिट्टी से प्राप्त नमी द्वारा संश्लेषित करते हैं। तो आपने कक्षा 7 में पढ़ा होगा ना प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही तो हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। तो उन पेड़ पौधों को क्या क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए, वायु यानी कि वायु में जो उपस्थित गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं, और पानी, इसके द्वारा क्या कर लेते हैं? भोजन बना लेते हैं। कौन? पेड़ पौधे। अब क्या करते हैं? अगला प्रश्न है, जंतुओं के भोजन के स्रोत क्या है? यानी कि जंतु भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जंतुओं के भोजन के स्रोत हरे पेड़ पौधे और अन्य जंतु हैं। तो जैसे बकरियां हो गई, तो बकरियों के लिए हरे पेड़ पौधे पर्याप्त हैं, और जो अन्य जंतु जैसे शेर हो गए या फिर कोई मनुष्य हो गया, तो उनको पेड़ पौधे से भी भोजन प्राप्त हो जाता है और अन्य जंतु से भी प्राप्त हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो आंसर हो जाता है। जैसे दूध चाहिए गाय का, तो आखिर वो गाय तो जंतु है ना, तो उससे भी प्राप्त भोजन हो जाता है, और पेड़ पौधों से तो होता ही है। अब अगला देखते हैं, तो हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? हम खाना काहे खाते हैं? आखिर क्या होता है खाना खाने से? चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। तो हम भोजन काहे करते हैं? जिससे हमें एनर्जी मिले, ताकत मिले, शक्ति मिले, जिससे हम हमारा काम कर पाएँ, जिससे हमारा भोजन पच पाए, हम वृद्धि कर पाएँ, हमारे दिमाग का विकास हो जाए, है ना। जैसे हमारा कट फट गया है, हाथ में कुछ लग गया है तो खून निकलेगा, फिर धीरे धीरे घाव भर जाए, तो इसलिए तो हम भोजन करते हैं। भोजन करने के बहुत सारे फायदे हैं ना। अब कोई कभी पूछ ले कि भोजन हम काहे करते हैं, तो बताना पड़ेगा। अगर इस ना पढ़े होते तो बोल देते हम पेट भरने के लिए भोजन करते हैं, लेकिन अब क्या बताओगे कि भोजन से ही हम जीवित रहते हैं। भोजन जब हम करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हम हर काम कर पाते हैं। भोजन से हमें हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारे दिमाग की भी वृद्धि होती है। इतना सारा लिख लोगे। अब देखो, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता, या फिर शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? तो क्यों नहीं उगाया जाता? तो क्या करना पड़ेगा? धान को, उत्तर लिखना, धान को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, अतः
इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता, अन्यथा यह खराब हो जाएगा या फिर सूख जाएगा, क्योंकि इसको कम धूप और अधिक पानी की आवश्यकता होती है धान को। तो ये भी समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई ऐसा क्यों होता है कि कुछ चने पानी में डूब जाते हैं तथा कुछ पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। तो आप जब एक मुट्ठी चना लेंगे, पानी में डालेंगे, भिगोएंगे उसे, तो जब बहुत देखेंगे तो कुछ चने ऐसे तैरते रहेंगे पानी में और बहुत सारे चने डूब जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, या फिर इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? तो आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या कहता है, अच्छे एवं स्वस्थ चने के बीज पानी में डूब जाते हैं तथा कुछ बीज पानी में इसलिए तैरते रहते हैं कि वे हल्के होते हैं या फिर क्षतिग्रस्त व खोखले होते हैं। तो जो बीज पानी में तैरते रहते हैं वो या तो खोखले हो सकते हैं या फिर अच्छे बीज नहीं हैं, क्षतिग्रस्त बीज हैं। सॉरी। तो आपको समझ में आ रहा है इसका भी आंसर? अब अगला देखते हैं। तो पौधशाला में पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे जाते हैं। क्यों? जो पौधे होते हैं छोटे छोटे थैलों में काहे रखे जाते हैं? तो इसका आंसर क्या है, तो कुछ पौधों के बीजों तथा वनीय एवं पुष्पी पौधों को पौधशाला में उगाया जाता है। जब पौधे तैयार हो जाते हैं तो इन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए छोटे छोटे थैलों में रख देते हैं। फिर यहाँ इन्हें रोपित करना होता है, तब इन्हें थैलों से निकालकर हाथों से खेत में रोपित कर देते हैं। तो इसका मतलब देखो क्या है। तो मान चलो ये पौधशाला घर है ना, जहाँ पौधे को लगाया जाता है, उगाया जाता है। नर्सरी जिसे बोल देते हैं, नर्सरी बोल देते हैं ना, जहाँ पेड़ पौधे को उगाते हैं बहुत सारे। तो मान चलो कोई फूल का पेड़ है या फिर पौधा या फिर बीज से हमने उसको बनाया, ठीक। तो अभी छोटे छोटे पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं। फिर जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाएंगे, इधर इतने बड़े बड़े हो जाएंगे, या फिर आम का भी पेड़ हो गया, पौधा हो गया आम का पौधा। तो जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो इनको हम थैलों में क्या कर देंगे, छोटे छोटे थैलों में इस तरह आम का पेड़ हो गया, मतलब पौधा, पेड़ नहीं पौधा, दूसरे फूल वाले पौधे हो गए, इस प्रकार से। तो इनको इस तरह के थैलों में रख देते हैं। तो इससे फ़ायदा भी क्या है कि इसको हम दूसरी जगह लगा सकते हैं या फिर बेच भी सकते हैं इसको। जो पौधशाले वाले, जो नर्सरी में काम करने वाले लोग हैं, तो इसको इस तरह लगाए रहते हैं। फिर कोई वर्कर आएंगे या फिर जिनको पेड़ पौधे लगाना पसंद है या फिर किसी को फल वाले पेड़ पौधे चाहिए, तो इधर आएंगे और बोलेंगे कि मेरे को ये वाला फल में ये वाला पौधा चाहिए, बोलेंगे आम का चाहिए, फिर आंवले का चाहिए, नींबू का चाहिए, संतरे का चाहिए, तो नर्सरी से लोग ले जाएंगे। तो इससे कितना फ़ायदा हो रहा है कि पौधा तैयार भी हो गया अच्छी किस्म का, और इसको हम लगा भी सकते हैं दूसरी जगह ले जा करके, ठीक। अब क्या है, खेत कभी खाली नहीं छोड़े जाते तो कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता होगा। तो इसको तो हम थोड़ा सा पहले भी देख चुके हैं, तो फिर भी पढ़ लेंगे। देखो, लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए किसान खेत में खाद देते हैं, या फिर कभी कभी खेत क्या कर देते किसान कि कोई फसल नहीं लगाती, ऐसे खाली रहती है। अब फिर जब चारे बड़े बड़े हो जाएंगे, जब चारे हो जाते हैं, फिर जुताई करवा देंगे, तो वही चारा सड़ करके खाद बन जाएगा। इस तरह कर देते कई बार किसान। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है? तो जो आपने देखो कि मशीन से खरपतवार नाशी वाली जो दवाएं होती हैं खरपतवार, तो आदमी डालते हैं ना छिड़क ऐसे टांग करके, है ना, तो क्या उनको नुकसान पहुंचता है या फिर उनको क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो, हाँ, यानी कि उन्हें प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है
यानी कि उन्हें नुकसान होता है। तो खरपतवार नाशी का प्रभाव, देखो इधर बोलोगे हाँ, हाँ मतलब कि हाँ प्रभाव पड़ता है। तो खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है। अतः इसको छिड़काव करते समय अपना मुंह और नाक ढक लेना चाहिए। जो भी व्यक्ति खाद छिड़क रहे हैं तो क्या कर लें, अपना मुंह बांध लें, नाक ढक लें, है ना। फिर जब छिड़क लें तो अच्छे तरह से हाथ वाथ धो लें, साबुन से मुंह धो लें, हो सके तो नहा ले तो अच्छा रहेगा, है ना, नहीं तो उन्हें भी रोग उत्पन्न हो सकता है। ऐसे एक बार जब मैं गया था तो मैंने हालांकि नाक वाक सब बंद किया था, लेकिन तब भी मैं इन्फेक्टेड हो गया था, मतलब मेरे को प्रभावित कर दिया था ये रासायनिक दवाएं, है ना। थोड़ी बहुत जलन होने लगी थी मेरी, सबको नहीं होती लेकिन कुछ लोगों को हो जाती है। ऐसे नाक वाक जम गई थी, सर्दी हो गई थी। तो आज से हमारे चैप्टर ये वाला समाप्त हो गया। फिर किसी दिन और हम इसको देखेंगे, अध्याय 2 को, सूक्ष्म जीव मित्र हैं एवं शत्रु तो कैसे हैं। तो एक बार आप किताब को पढ़ लीजिएगा अपने से, अगर समझ में नहीं आया है तो हम प्रश्न उत्तर से बड़े अच्छे से आराम से समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर आपको समझ में आता है तो बताइए, और अगर समझ में नहीं आता तो वो बताइए, ताकि मैं और अच्छे से बता सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।